गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर 4 मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो पहले समझे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है। देखिए यूजुअली हम क्या बातें करते हैं, कोई सीज़न आता है, कपड़ों का सीज़न, फ्रूट का सीज़न, है ना। हम अक्सर बात करते हैं भाई डिमांड में ये चीज़ करते हैं या नहीं करते अक्सर। तो डिमांड बेसिकली है क्या, डिमांड हम क्यों कहते हैं कि ये चीज़ डिमांड में है। मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है तो वो डिमांड में है। हम अक्सर ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक टीवी खरीदना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मुझे एक टीवी खरीदना है और टीवी खरीदने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। एक नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, एलईडी नया आया है, तो मैं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के पैसे ही नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है। तो क्या वो मांग कहलाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी वो मांग। अच्छा, अब मुझे आवश्यकता है, मेरे पास ज़रूरत है कुछ खरीदने की। मान लीजिए मुझे घर में एक अलमारी की ज़रूरत है या मुझे एक फ्रिज की ज़रूरत है। तो क्या उस आवश्यकता के लिए पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या वो मांग कहलाएगी? उस अवस्था में भी वो मांग नहीं कहलाएगी। या मेरे पास धन है, पैसे हैं मेरे पास, लेकिन ना मुझे टीवी की आवश्यकता है ना मुझे फ्रिज की आवश्यकता है, वो भी मांग नहीं है। तो बेसिकली मांग क्या है? मांग होती है जब हमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा भी है, आवश्यकता भी है, तत्परता भी है, यानी कि जो बाजार में प्रचलित कीमतें हैं इस समय में। बात हमेशा हम लोग इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ते हैं हम बात करते हैं प्रेजेंट समय की। तो इसी समय में जो भी प्रचलित कीमतें हैं वो उन्हीं कीमतों पर मुझे खरीदने की तत्परता है, यानी मैं खरीदना चाहती हूँ और मेरे पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी है। उसी स्थिति में किसी वस्तु की मांग का होना कहलाता है। अब दो कौन चीजें पढ़ेंगे आप यहाँ, एक होता है मांग और दूसरी होती है मांगी गई मात्रा। मांग होती है विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राएं। हम देखते हैं कि मांग, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है, हम उसकी मांग 5 कर रहे हैं। किसी वस्तु की कीमत जैसे 2 रुपये हुई, हमने उसकी मांग कम कर दी, और कीमत बढ़ी तो हमने और कम कर दी। तो विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं जब हम दर्शाते हैं वो मांग कहलाती है। और मांगी गई मात्रा होती है जो विशेष मात्रा एक कीमत विशेष पर खरीद जाती है। मान लीजिए प्रचलित कीमत है, मैं टीवी खरीदना चाहती हूँ और 10,000 रुपये कीमत है और मैं एक टीवी खरीदना चाहती हूँ, तो 10,000 की कीमत पर एक टीवी खरीदना, ये उसकी मांगी गई मात्रा है। राइट। अब हम देखेंगे मांग अनुसूची। इसमें हम देखेंगे तालिकाएं जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया। आप देख रहे हैं दो तरीके की तालिकाएं मैंने बनाई, एक है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत में मैंने लिया है एक हमने गुड ले लिया आइसक्रीम। आइसक्रीम की कीमतें यहाँ पे लिखी है रुपए में और मांगी गई मात्रा यहाँ पर लिखी है, जैसे मैंने लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड। आप देखें 1 रुपए कीमत पर 4 आइसक्रीम, एक व्यक्ति की डिमांड की बात कर रही हूँ यहाँ पर। 2 रुपए कीमत पर 3 क्वांटिटी मांगी जा रही है, 3 रुपए कीमत पर 2 और 4 रुपए कीमत पर 1। इसी के साथ जब हम बाजार मांग अनुसूची बनाएंगे तो बाजार में न जाने कितने लोग हैं, है ना। हम सबकी मांग को जब हम टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार मांग क्या चल रही है, मार्केट डिमांड क्या चल रही है। तो उसकी तालिका हम लोग सभी लोगों को तो नहीं दर्शा सकते हैं, तो फॉर एन एग्जाम्पल हमने सिर्फ 2 लोगों की मांग यहाँ पर प्रदर्शित की है। उन्हीं कीमतों पर एक व्यक्ति की डिमांड हो सकती है 1 रुपए कीमत पर 4 आइसक्रीम, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी कीमत पर 5 की डिमांड कर सकता है। तो ये विभिन्न अवस्थाएं मैंने यहाँ बता रखी है, और जब हम इन्हें टोटल कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं 1 रुपए कीमत पर बाजार मांग निकल कर आई है, दोनों व्यक्तियों की मांग मिलाकर 9, और 2 रुपए कीमत पर 7 क्वांटिटी की डिमांड, और 3 रुपए कीमत पर 5 की, और 4 रुपए कीमत पर 3 की डिमांड। अब इन्हीं तालिकाओं को हमें कर्व के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर डिमांड कर्व बनाया है। ये व्यक्तिगत मांग वक्र है, यानी कि एक व्यक्ति की डिमांड का कर्व है। हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांगी गई मात्रा, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस। आप देख रहे हैं विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांगी गई मात्राएं, और ये हमारा डिमांड कर्व निकल कर आ गया है, जो एक सीधी सरल रेखा है ऊपर से नीचे की ओर आती हुई। अब ऐसा क्यों है ये हम मांग का नियम में जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बाजार मांग वक्र कैसे बनेगा। तो बच्चों ये बाजार मांग अनुसूची है, हमने पहले भी देखी है। विभिन्न कीमतों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मांगी गई मात्रा को जब हम जोड़ देते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है।
इसे मैंने कर्व पर दिखाया है यहाँ पर। आप ये देखें, ए व्यक्ति के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है विभिन्न कीमतों पर, वो मैंने यहाँ दर्शाई है, और बी व्यक्ति के द्वारा मांगी गई मात्राओं को मैंने यहाँ दर्शाया है। और जब दोनों को टोटल कर दिया तो ये कर्व बनेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ली हुई है, ये इन दोनों का सम टोटल है, ए के द्वारा मांगी गई मात्रा और बी के द्वारा मांगी गई मात्रा। आप जब भी डायग्राम्स बनाएंगे स्केल का इस्तेमाल करेंगे, सही तरह से बनाएंगे, जो डिफरेंसेस है वो इक्वल रखेंगे, ताकि आप लोगों का एक सीधी सरल रेखा अच्छे से निकल कर आए। कर्व हमारे परफेक्ट होने चाहिए। तो आप सभी बच्चे बाजार मांग अनुसूची जब भी तालिका बनाते हैं या व्यक्तिगत अनुसूची की, साथ ही साथ आप डायग्राम्स भी जरूर प्रैक्टिस करें, और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि मांग फलन क्या है। हम कर रहे हैं मांग फलन, यानी मांग के निर्धारक तत्व। बच्चों इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है। व्यक्तिगत मांग फलन अभी हमने किया था, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और व्यक्तिगत मांग वक्र। अब ये फलन क्या बताता है? निर्धारक तत्व का अर्थ है कि व्यक्तिगत मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है, हम किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है आप लोगों को, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, किस चीज का फलन है, किस चीज पर निर्धारित है। तो आप यहाँ देखिए किस चीज पर निर्धारित है, ये पी एक्स यानी वस्तु की अपनी कीमत पर, पी आर संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर। जरूरी नहीं है कि वस्तु की अपनी कीमत ही उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी आपको। तीसरा है व्यक्ति की इनकम पर। चौथा है व्यक्ति के अपने टेस्ट पर, हमारी रुचि क्या है, ये भी बहुत जरूरी है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है। वस्तु की अपनी कीमत, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं अक्सर क्या होता है, वस्तु की अपनी कीमत में जब परिवर्तन होता है, मांग में भी परिवर्तन होता है। जनरली हम देखेंगे जो सामान्य वस्तुएं होती है, यूजुअली हम यूज करते हैं घरों में, तो उनकी कीमतें बढ़ने पर हम उनकी मांग को घटा देते हैं, और उसके विपरीत वस्तु की अपनी कीमत घटने पर हम वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं। अब आती है संबंधित वस्तुओं की कीमत। दो तरह की संबंधित वस्तुएं, एक होती है प्रतिस्थापन, यानी कि वो वस्तुएं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाय के स्थान पर कॉफी का, हम साबुनें लेते हैं मार्केट में बहुत सारी, वो सब एक दूसरे की प्रतिस्थापन है। हम मार्केट में न जाने कितनी चीजें, हम पेन ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, रजिस्टर ले रहे हैं, हम बुक ले रहे हैं, हम बेडशीट्स ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, तो बहुत सारे हमें प्रतिस्थापन मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं बाकियों के प्राइसेस क्या हैं, तो दूसरों की कीमतों को देखकर हम किसी एक वस्तु की मांग करते हैं। मान लीजिए चाय और कॉफी, कॉफी हमें महंगी पड़ती है तो हम चाय ज्यादा पी लेते हैं। अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएं और कॉफी की ना बढ़े तो हम कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा लेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कीमत बढ़ी कॉफी की, मांग बढ़ी चाय की, या कीमत बढ़ी चाय की और मांग बढ़ी कॉफी की। दूसरी होती है संबंधित वस्तु, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे आप पेन खरीदे और उसमें स्याही ना हो, तो पेन के साथ स्याही जुड़ी हुई है। आप कार खरीदे, उसमें पेट्रोल ना हो, ऐसा पॉसिबल है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये इनमें क्या होता है, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो आप देखें कि पेन और स्याही, कार तथा पेट्रोल, इनका संबंध कैसा है कि एक की कीमत में वृद्धि होने से दूसरे की मांग कम हो जाती है। अब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, या पेट्रोल से चलने वाले और वाहनों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है वस्तुओं की मांग। तीसरा है उपभोक्ता की आय। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे पास साधन ही नहीं होगा वस्तुओं को खरीदने का तो हम मांग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुएं जो रूटीन में हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मांग बढ़ जाती है, जबकि घटिया वस्तुएं अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मांग कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पैसे बढ़ जाएंगे हाथ में तो हम अच्छी चीज़ें ही खरीदेंगे। चौथा है रुचि और प्राथमिकताएं। अब हमारे टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अब बेशक हमें कई बार होता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, घर में पुराने मॉडल का टीवी पड़ा था ना, पर नया मॉडल आया, मैं लेना चाहती हूँ तो ले लिया। उसके अलावा कोई और डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट किस चीज़ में, महंगा परफ्यूम लोग खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, कीमतें बढ़ जाने पर भी खरीदते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है।
संभावनाएं, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या कहती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में कुछ 5 महीने 6 महीने में मान लीजिए गोल्ड है, डिमांड और कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो हम अभी उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। हमें लगता है कि नहीं, फ्यूचर में इसकी प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो हम अभी डिमांड ना करके फ्यूचर के लिए उसको कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ही डिमांड कर ले जब इसकी कीमतें कम हो जाएगी। तो इसी के साथ है बाजार मांग फलन। ये जितनी बातें हमने व्यक्तिगत मांग फलन में डिस्कस की, उसके अलावा कुछ और पहलू यहाँ पर हमें देखने होते हैं। जनसंख्या एक बहुत बड़ा रोल करता है बाजार डिमांड में। जनसंख्या का मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या बढ़ती है तो बाजार मांग भी बढ़ जाती है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। सरकार की नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें प्ले करती है। जब सरकार किसी वस्तु की मांग घटाना चाहती है तो उस पर टैक्स लगा देती है। अब ये सारी बातें आप डिटेल में बाद में समझेंगे कि सरकार ऐसा क्यों करेगी, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये जानना है कि वस्तु की मांग में कम या ज़्यादा क्यों होती है, कमी या वृद्धि क्यों आती है। तो सरकार को मांग कम करनी है तो टैक्स लगा दिया, मांग बढ़ानी है तो टैक्स कम कर दिया, सब्सिडीज़ दे दी, जैसे कि खादों पर सब्सिडीज़ मिलती है, सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर सब्सिडीज़ मिलती है। फिर है जलवायु और मौसम। अब जलवायु तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब गर्मी चल रही है तो क्या हम ऊनी कपड़ों की मांग करेंगे? नहीं करेंगे। फिर है आय का वितरण। आय का वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है, अक्सर हमारी सोसाइटीज़ में आप देख रहे हैं इनकम गैप बहुत ज़्यादा है। कैसे? अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। तो आय का वितरण कैसा है? अगर सरकार की नीतियाँ इस प्रकार से है, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स जिसे हम कहा जाता है, पेंशन मिल रही है, सस्ते दामों पर चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही है, और भी तमाम नीतियाँ हैं, आय का वितरण अगर समान रूप से होगा तो क्या होता है, सभी इक्वल डिमांड करेंगे। लेकिन आप देखिए कि कुछ लोगों की आय बहुत अधिक है, कुछ लोगों की आय बहुत कम है, तो बाजार मांग भी कम हो जाएगी। तो ये बच्चों आप लोगों का आज का टॉपिक है, इसे आप ज़रूर पढ़ें अपनी बुक में। मैं बार बार बताती रही हूँ, टी.आर. जैन की बुक आप लेंगे और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये 2 चैप्टर्स आपके रहेंगे, मांग का नियम और दूसरा है मांग की लोच। इसी के साथ हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, मांग का नियम। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।